हम 70वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इस गणतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आप और हम, यानी देश के लोग। और चूंकि गणतंत्र में हमारी आपकी राय भी अहमियत रखती है, मताधिकार के जरिए हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते भी हैं। इसीलिए इस गणतंत्र दिवस को हम एक अलग तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस मौके पर फर्स्ट पोस्ट सीएनबीसी आवाज लेकर आया है देश की जनता के ट्रस्ट का सबसे बड़ा सर्वे, नेशनल ट्रस्ट सर्वे। ट्रस्ट यानी विश्वास या भरोसा। मकसद ये हैं वो लोग जिन नेताओं पार्टियों पर भरोसा करते हैं और उससे लोकसभा चुनाव में उन नेताओं और पार्टियों का क्या भविष्य नजर आता है। यह सर्वे जानी मानी मार्केट एंड ओपिनियन रिसर्च एजेंसी इप्सोस ने किया है। देश भर में करीब 35,000 लोगों के बीच किए गए इस सर्वे के जरिए 320 संसदीय क्षेत्रों को कवर किया गया है। सर्वे 20 नवंबर से इस साल 8 जनवरी के बीच किया गया। इसलिए सर्वे में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच गठबंधन के बाद की बात नहीं है। और चर्चा शुरू करें इससे पहले एक बार अपने मेहमानों का परिचय करा दें। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद GVL नरसिंह राव, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजय झा हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता, CSDS के प्रोफेसर अभय दुबे, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, ब्रांड गुरु हरीश बिजूर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं और मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। और नीरज हमें इस चर्चा में सबसे पहले बताएंगे कि क्या हाइलाइट्स हैं, टॉप हेडलाइंस क्या हैं, इस सर्वे में क्या निकल के आया जिस पे हम आगे चर्चा करें। देखिए, जो एक नेशनल ट्रस्ट सर्वे हमने किया उसमें भरोसा सबसे बड़ा मुद्दा था कि लोगों को किस किस चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट अभी भी है। तो जो अब तक हमने चर्चा की उसकी कुछ हाइलाइट्स मैं आपको बता दूं। सबसे पहले नज़र डालते हैं कि इश्यूज़ क्या थे देश में जिस पे सबसे ज़्यादा लोगों की बातचीत हुई, सबसे ज़्यादा लोगों ने उस पर किया। महंगाई सबसे बड़ा इशू था और उसमें बीजेपी जिस तरीके से लीड करी, लोगों को भरोसा है कि महंगाई को टैकल करने में बीजेपी आगे रहेगी। फिर हमने पूछा कानून व्यवस्था, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। लोगों के दिमाग में ये छाया रहता है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था कौन ज़्यादा ठीक कर सकता है। नौकरी और उस पर भी सरकारी नौकरी पे लोगों से हमने बातचीत की, भ्रष्टाचार पे हमने बातचीत की, सांप्रदायिकता पे हमने बातचीत करी। ये ऐसे मुद्दे थे जहां पे लोगों को की दिलचस्पी थी और लोगों के टॉप ऑफ द माइंड ये इश्यूज आ रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसमें एक मुद्दा था क्योंकि इस दिशा में बहुत बातचीत होती है, बहुत काम होते हैं। फिर हमने ये भी जानने की कोशिश की, जो इसके हाईलाइट के तौर पर कहा कि कौन कौन से इलाके हैं, कहाँ कहाँ जो मजबूत है, कौन कांग्रेस कहाँ मजबूत है, बीजेपी कहाँ ज़्यादा मजबूत है, रीजनल पार्टीज कहाँ ज़्यादा मजबूत है। तो एनडीए के जो परंपरागत क्षेत्र हैं वहाँ अभी भी मजबूत है। कौन से राज्य हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो वो नेचुरली उत्तर भारत के खास तौर पे राज्य हैं, वहाँ काफ़ी वो मजबूत दिख रहे हैं। महंगाई जैसे इश्यूज़ पे अभी भी बीजेपी के पक्ष में सारे लोग ज़्यादातर दिखते हैं, जबकि राज्यवार जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अलग अलग राज्यों में जो सत्ताधारी दल है उसके पक्ष में लोग का थोड़ा सा झुकाव दिखता है, एक्सेप्ट बंगाल जहां पे बीजेपी अचानक से अपोजिशन के तौर पे सामने खड़े हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिसका आलोक जी आप जवाब जानना चाह रहे थे कि सबसे ज्यादा भरोसा किस नेता पर लोगों का है, और वो हमारे सर्वे में निकल के आया है 67% नरेंद्र मोदी को अभी भी लोगों का भरोसा सबसे ज़्यादा है। 49% राहुल गांधी का है। ये एक बड़ा राइज है, ये नंबर बड़ा है और उस तरफ काफ़ी बढ़ रहा है। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है कि अगर पहली चॉइस के तौर पे वो है तो पीएम के तौर पे वो किसको लाइक करते हैं। यहाँ पे नरेंद्र मोदी 52.8% के साथ नंबर 1 पोजीशन पे हैं। राहुल गांधी काफ़ी पीछे खिसकते हैं और 26.9% पे आते हैं, यानी काफ़ी लीड बना लेते हैं मोदी जी इस मामले में। लेकिन ममता बनर्जी का भी नाम चलता है गाए बगाए, लेकिन रैंकिंग बहुत नीचे है, 4.2%, और मायावती 2.8%। ये मुझे थोड़ा सा चौंकाने वाला लगा कि मायावती का नंबर 3 होना चाहिए था, लेकिन वो एक्चुअली चौथे नंबर की पसंद है 2.8% के साथ। जी, तो ये एक इंटरेस्टिंग डेटा सामने आ गया है। आलोक मेहता जी, ये जो नंबर अब दिख रहा है, नरेंद्र मोदी नंबर 1 पर दिख रहे हैं भरोसे पर, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है। नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री के लिए पसंद के तौर पर भी नंबर 1 में दिख रहे हैं और एक नेता के तौर पर ये देश जिस पर भरोसा करता है उसमें भी वो नंबर 1 पर हैं। लेकिन जो दूसरे नंबर पर हैं राहुल गांधी, मुझे लगता है कि अब वो खबरों में हैं, क्योंकि इससे पहले जब सर्वेज होते थे, जो पिछले चुनाव के समय के अगर सर्वेज आप याद करें तो वो काफ़ी पीछे हुआ करते थे। अब वो जहां पहुंच गए हैं उसको आप कैसे देखते हैं?
देखिए जोशी जी, ओवरऑल चूँकि हम लोग 1 घंटे से इस चर्चा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस लोकतंत्र में आपने जैसा कहा प्रधानमंत्री के रूप में ही उनको देख रहे हैं कि नहीं, उसमें देखिए तुरंत दिखाई देता है कि राहुल गांधी उतना आगे नहीं गए हैं। उनकी पार्टी के नाते और उनके साथ में जो लोग राज्यों में भी हैं, उसकी दृष्टि से भी लोगों को क्या लगता है कि राहुल गांधी उन छोटे दलों के मुकाबले में, जो क्षेत्रीय दल हैं, जब उनसे कहा जाएगा चंद्रबाबू नायडू का प्रधानमंत्री, तो जो उत्तर भारत के कितने लोग हैं वो नहीं करेंगे, या ममता जी के लिए भी नहीं करने को तैयार हैं, मायावती जी के लिए नहीं है। इसलिए इसमें कोई शक नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, हम दूसरे मुद्दों पर भी, चूंकि मैं तो 1 मिनट लेना चाहूँगा कि चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे महंगाई, कई चीज़ों में यदि उनकी नाराज़गी भी है, लेकिन उनको मानते कि नहीं फिर भी यही ठीक है। देखिए अभी हम कुछ दिन पहले गुजरात में थे और वहाँ पर जो इवन माइनॉरिटी के लोगों से भी मैंने बात किया, महंगाई, जबकि आपका आंकड़ा दिखा रहा है कि महंगाई स्थिति में कमजोर है, लेकिन फिर भी कहते नहीं महंगाई है लेकिन ठीक है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी ठीक है हमारे लिए, बीजेपी ठीक है। उसी तरह से ममता जी के इलाके में यदि आप जाएंगे तो चाहे लोग परेशान भी चाहे हों, लेकिन यदि कहेंगे नहीं ममता जी ने अच्छा काम किया हमारे इलाके के हिसाब से, कानून व्यवस्था भी वहाँ ठीक है, जबकि वहाँ बड़ी घटनाएं बहुत सारी हुई हैं जो शायद उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा हो गई कुछ बीच हाल के महीनों में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपका सर्वे इसलिए भी सही है कि लोगों को ये भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इरादे देखें, उनके कार्यक्रम भी अच्छे हैं, वो आगे भी कुछ हमको दे सकते हैं, ये एक बड़ा कारण है। राहुल गांधी जी ने चूंकि देर से चाहे कहना चाहिए शुरू किया है अपने अभियान को, और केवल एक नेगेटिव जिसको कहते हैं कि सरकार की विफलताओं को ज़्यादा गिनाया है, तो उन्हें प्रधानमंत्री लोग कहते हैं अरे अभी तो इनको देखा नहीं, अभी पता नहीं, कई लोग तो ऐसे मानते हैं कि अभी पता नहीं वो कितने सक्रिय हैं नहीं हैं। वो जो बीच में जो उनका लुका छुपी का खेल था, शायद उससे भी उनकी विश्वसनीयता उस तरह की नहीं बनी, चूँकि विश्वास का मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक बात ये बहुत ध्यान दीजिए जोशी जी, जो आपने पहले जिन मुद्दों की चर्चा की और अभी भी जो आंकड़े बता रहे हैं, उसमें से कई जगह जो 50% से जो पीछे जहाँ पर है, मतलब 50% आए या 45% जहाँ पर जिन मुद्दों पर लोग कहते हैं कि हमें विश्वास है, लेकिन क्या हम ये माने कि फिर जो 65% लोग हैं या 45% लोग हैं वो भी तो दुखी हैं, वो किस तरह से वोट में कन्वर्ट होगा, वो नाराजगी कैसे झलकेगी। इसलिए आप इसको निष्कर्ष ये न माने कि इसका मतलब है कि सब जीतने वाले हैं, क्योंकि उसमें भी सांसद कहाँ से किस राज्य से जीत के आएंगे उसके बाद प्रधानमंत्री तय होगा। तो मुझे लगता है कि अभी ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, लेकिन इतना तो मानना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सारे विपक्ष के एक होने के बाद, गठबंधन की सारी आलोचना, मीडिया में भी आलोचना, ये कहना अलग बात है कि गलतफहमी होती है कि मीडिया सब कुछ, आज जो कुछ हम बात कर रहे हैं वो भी शायद प्रायोजित है, जबकि ऐसा नहीं है। और इसलिए मेरा मानना है कि लोगों में भ्रम पैदा हुए कई मुद्दों को लेकर, लेकिन विश्वसनीयता अभी भी नरेंद्र मोदी की बनी हुई है। और एक लंबे लड़ाई की दृष्टि से देखा जाए तो कांग्रेस सबसे पीछे, उनके साथ पीछे पीछे दौड़ रही है। जी अभय दुबे जी, ये क्योंकि देखिए आलोक जी ने एक प्रश्न उठाया और मैं थोड़ा सा, मुझे जो समझ में आ रहा है वो मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो ये इसका स्टैटिस्टिशियन नहीं हूँ, लेकिन ये जब हम ट्रस्ट सर्वे कर रहे हैं, ये कोई 100 में से नंबर नहीं है कि इसमें से अगर नरेंद्र मोदी को 62 मिल गए तो बाकी लोगों में 38 मटने हैं। वो नंबर जो ट्रस्ट के नंबर हैं वो जोड़कर 100 से ऊपर भी हो सकते हैं। वो उस आदमी को 100 में से कितना % ट्रस्ट कर रहा है आदमी, ये रैंकिंग हो रही है। लेकिन क्या जो नरेंद्र मोदी को 67% लोग नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हैं, राहुल गांधी पर 49% लोग भरोसा करते हैं, प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद की बात आती है तो नरेंद्र मोदी को 52.8% लोग भरोसा कर रहे हैं या पसंद कर रहे हैं, और राहुल गांधी को 26.9% लोग पसंद कर रहे हैं। ये नंबर कुछ कहता है आज की तारीख में? देखिए ये नंबर तो बिल्कुल साफ है। अभी देखिए आपके जो ब्रांड विशेषज्ञ यहाँ बैठे हुए हैं, हरीश विजुड़ साहब, उन्होंने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया था कि सर्वे के आंकड़ों को हम कैसे पढ़ें। उन्होंने कहा था कि चूंकि इस तरह के सर्वे में रूलिंग पार्टी रूल्स, तो रूलिंग पार्टी को जो आंकड़ा मिल रहा है उसमें से हमें कुछ पॉइंट कम कर देना चाहिए और कुछ पॉइंट हमें विपक्ष में जोड़ना चाहिए। ये आमतौर पर सर्वेक्षण का जब डेटा आता है CSDS में या किसी भी दूसरी संस्था में, जब सर्वेक्षण का डेटा आता है तब हम उसकी जांच करते हैं, और जो डेटा हमें लगता है कि ये डेटा थोड़ा सा इन्फ्लेटेड है, थोड़ा सा बढ़ गया है कि नहीं, खास परिस्थितियों में सैंपलिंग की गड़बड़ी के कारण या किसी और रुझान के कारण बढ़ गया है, तो वहां पे हम उस डेटा को थोड़ा सा कम करते हैं या कहीं उस डेटा को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। मैं विजुड़ साहब की इस बात से सहमत हूं कि हम लोगों को इस सर्वे के आंकड़ों को पढ़ने में सत्ता पक्ष के नंबर कुछ काटने चाहिए और विपक्ष के नंबरों में कुछ जोड़ना चाहिए, नंबर एक बात। दूसरी बात, आप राहुल गांधी का आंकड़ा देखिए, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि उनका 49% आएगा।
क्योंकि जिस सर्वे में जिस तरह के लोग बोलते हैं और जिस तरीके से बोला जाता है, राहुल गांधी का 49% आंकड़ा होना मेरे लिए बहुत बहुत आश्चर्यजनक है। इसका मतलब है कि इस आदमी की लोकप्रियता और विश्वसनीयता अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह 2014 का चुनाव जीता था और जिस तरह बहुत सारे विधानसभा के चुनाव भी जीते, उस लिहाज से, और जितने वो सक्रिय प्रधानमंत्री, निश्चित रूप से वो अति सक्रिय प्रधानमंत्री हैं, उनका आंकड़ा 67% नहीं होना चाहिए था। उनका आंकड़ा 80% के ऊपर निकलना चाहिए था। तब हम उसमें से 10-15% कम करते, तब वो 65-70% के आसपास होता। तो ये भाजपा के लिए बहुत चौंकाने वाली बात है कि राहुल गांधी के आंकड़े 49% है, यानी तकरीबन वो आधे पर पहुंचने जा रहे हैं। जैसे ही हम भाजपा से कुछ चीजें डिस्काउंट करके इनके अंदर ऐड करेंगे, वैसे ही वो पूरी तरीके से टक्कर में आ जाएंगे। इस तरह से देखना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं इस तरह देखना चाहिए। और मैं क्योंकि मेथोडोलॉजी के अंदर मैं नहीं हूं, मुझे नहीं मालूम है। जीवीएल नरसिम्हा राव खुद सेफोलॉजिस्ट रहे हैं, मैं उनके पास चलता हूं। और ये जीवीएल मैं ये मानता हूं कि शायद जो विद्वान लोग हैं, जो किसी विधा में लगे हैं, उन्होंने वो नॉर्मलाइजेशन किया होगा जो कोई भी एनालिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हम वो नॉर्मलाइजेशन किए बिना रेटिंग ले आए हैं। लेकिन इस आंकड़े पर, इस सर्वे पर आपका ओपनिंग कमेंट चाहिए मुझे। आलोक जी, जो आपने 2 सवाल पूछा, मैं मानता हूं आपके दूसरे सवाल लोगों की असली पसंद और वोटिंग इंटेंशन की तरफ ज़्यादा इशारा करने वाला दूसरा सवाल है, क्योंकि आपको ट्रस्ट फैक्टर ये इतना आसानी से समझ में नहीं आती है। लेट मी बी वेरी फ्रैंक। लोग जब इसको हिंदी में कैसा पूछा गया, अलग अलग लैंग्वेजेस में कैसा पूछा गया, उसकी क्या लोगों ने मीनिंग निकाली, मुझे मालूम नहीं है। और सो इसलिए सेकंड क्वेश्चन ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है उनकी प्रेफरेंसेस का। और उसमें यदि हमारे CSDS मित्र हमारे संख्या ला जा करके राहुल गांधी में जोड़ना चाहते हैं तो ठीक है, क्योंकि इसलिए CSDS हमें हर बार कम प्रेडिक्ट करती है। हमें CSDS ने नहीं, जो मैं एक संस्था का नाम ले रहा हूं, कई सर्वेस हमें ऑलवेज कम आंकते हैं क्योंकि उनको लगता है हमारी संख्या हमारे यहां नहीं होना चाहिए। मतलब इसका कोई आधार तो होना चाहिए। लोग ऐसे झूठ तो नहीं बोलेंगे। तो इसलिए ये आप कौन से सर्वे में हमारी समर्थन को ज्यादा आंका गया बताइए, और हर सर्वे में यूपी में हो और हर चुनाव में हमें कम ही आंका गया। तो इसलिए ये इसका कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं है। इधर से हटा के उधर से जोड़ो, आप जहां मर्जी ऐड करना है ऐड करिए। बट लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी ओवरऑल आज भी प्राइम मिनिस्टर रेस में नेशनल पार्टीज हैं, और उसमें हमारी 2:1 दुगनी से ज्यादा हमारी समर्थन है, प्रधानमंत्री जी का समर्थन है। वो अपने आप में एक अच्छी बात है। आप फिर मनमोहन सिंह का देखिए निकाल के, क्या मनमोहन सिंह को 52 आया था 2014 में? वो यदि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को फायदा मिलता, क्या उनका 40 आया था? बिल्कुल नहीं आया था। तो इसलिए ये कहना कि सर्वे में प्राइम मिनिस्टर प्रेफरेंस तो इन्फ्लेट होता है, ये आपकी अपनी सोच हो सकती है, बट लेकिन कोई शास्त्र नहीं है ये। चलिए ठीक है, मैं इस पर एक बार हरीश बिजूर के पास वापस जाऊंगा, उसके बाद मैं संजय झा के पास जाता हूं। बिजूर साहब, जो आप कह रहे हैं, जो अभय दुबे कह रहे हैं, वो एक ही बात है क्या? इस तरह के डेटा में हमको ऐसा नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए? और आप ये नहीं मानते हैं कि जो एजेंसी ये इतना बड़ा सर्वे कंडक्ट कर रही है, उसने अपना जो जरूरी नॉर्मलाइजेशन है वो ऑलरेडी कर दिया होगा? वो सेकंड बात के बारे में मैं बात नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को मेथोडोलॉजी मालूम नहीं है कैसा किया गया है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो जनरल डेटा होता है, ये अब तक फर्स्ट आवर में हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है, उसमें डिस्काउंट फैक्टर जरूरी होता है। सेकेंड एस्पेक्ट, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो इस बात की चर्चा हो रही है कि हु इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन इंडिया टुडे। इस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी की रेटिंग्स बहुत ऊंची आ रही है, एंड इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। इस पे कोई भी डिस्काउंट फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिए इट इज वेरी क्लियर कि नरेंद्र मोदी जी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द कंट्री एट दिस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एंड वो होता है most of the time ruling parties will have the benefit of that, लेकिन उस पे डिस्काउंट नहीं लगेगा। लेकिन एक मिसिंग है इसमें, और वो मिसिंग ये है कि देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डे हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं, ही इज द मोस्ट पॉपुलर। मिसिंग नेम्स हैं, मिसिंग नेम्स आर फ्रॉम द सेम पार्टी, बीजेपी
कि रैंक्स में बहुत ऐसे लीडर्स हैं जो बहुत पॉपुलैरिटी रखते हैं। जेटली जी, देखिए बिजूर साहब, ये नितिन हो सकता है कि मैं इसमें फिर हम लोग ये अपनी विश लिस्ट बनाएं, फिर हम उनके बारे में एनालिसिस करें। अभी जो चेहरे सामने हैं, हम ये मान के चलते हैं कि जिस पार्टी का जो चेहरा सामने है उसे चुनने का हक उस पार्टी का है। उसने अपना एक लीडर चुना हुआ है, एक चेहरा सामने करके लड़ रही है, तो हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। मैं पार्टी की लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसी बात कर रहा हूं कि एक पार्टी में 5 अच्छे लीडर हो। नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। और आपको याद हो तो फिर आएंगे राहुल गांधी, 2014 के चुनाव से पहले ऐसे नाम आते थे उसी पार्टी से। हम भारतीय जनता पार्टी के 2-3 नाम लाते थे, अभी कांग्रेस में दूसरे नाम आने लगे हैं या विपक्ष के कई नाम आ रहे हैं। लेकिन जिस वक्त को जो आदमी कुर्सी पे बैठा हुआ है उसका उसी पार्टी के अंदर से विकल्प लाके उसके बारे में चुनाव करना मुझे लगता है कि जायज़ नहीं है। हर्षवर्धन और शरद प्रधान दोनों कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले संजय झा से हमारी ओपनिंग टिप्पणी ही नहीं हुई है। संजय जी, आपका स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको ये सर्वे, जो नंबर सामने दिख रहे हैं, और क्या है आपकी टिप्पणी? देखिए आलोक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपके सर्वे के साथ मैं इत्तेफाक रखूँ या ना रखूँ, मैं इसकी इज्जत करता हूँ। मैं संक्षेप में यही कहूँगा कि भारत में अभी एक बदलाव का एक माहौल है। लोग नाखुश हैं, नाराज हैं। और यदि आप 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे को देखेंगे जो अभी भी हुआ है, तो इस बात का संकेत है कि जमीनी स्तर पर लोग नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ, उनको लगता है कि एक बहुत बड़ा धोखा किया गया है, एक विश्वासघात किया गया है। अब आपको मैं एक आंकड़ा देना चाहूंगा। भारत के लगभग 70% लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा करके लोग छोटे किसान हैं, या वहां पर मजदूरी करते हैं, या बड़े किसान हैं, या मिड लेवल के किसान हैं, या उनके पास छोटी मोटी जमीन भी है। अब आप ये देख लीजिए कि 70% यदि भारत के आवाम, यदि वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, तब तो ये बात मैं समझता हूं कि कोई सर्वे की जरूरत नहीं है। भारत के ज्यादा करके लोग चाहते हैं कि बदलाव आए, क्योंकि उन्होंने समझा है कि उनके साथ जो वादे किए गए थे उस पर इस सरकार विफल हुई और सफल हुई है, और उनकी मंशा और नियत पे भी प्रश्न उठाया जा रहा है। 70% वाला नंबर आप कहां से लाए, मुझे नहीं समझ में आ रहा संजय जी। और एक चीज मैं आपको रोक रहा हूं बीच में, लेकिन दिक्कत ये शायद आपके माइक में कुछ गड़बड़ हो गया, तो आपकी आवाज में बहुत खरखराट आ रही है, तो मैं उसको ठीक करवाता हूं। इस बीच मैं नीरज कुछ चीज जोड़ना चाहते हैं और सवाल, अब हम कुछ बात को आगे बढ़ाएंगे। अलग अलग मुद्दों पर लोग कैसे देख रहे हैं इन दो नेताओं को, अब जो आमने सामने करीब करीब हो गए हैं, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी ऑन डिफरेंट इश्यूज अक्रॉस द कंट्री? नीरज। आलोक जी, उससे पहले एक बात मैं यहाँ साफ कर दूं, जो संजय झा जी उठा रहे थे कि 70% लोग, मुझे नहीं पता उनका आंकड़ा कहाँ से, लेकिन मेरे पास जो आंकड़ा सर्वे का है उसमें हमारे 64% रिस्पॉन्डेंट ग्रामीण इलाकों के हैं। ये ध्यान रखिए फैक्टर, कि हमने बार बार ये कहा कि हमने जो डेटा बनाया है वो बहुत रिप्रेजेंटेटिव है। केवल 36% अर्बन इलाकों में हम गए हैं, तो जिन 70% की बात करें वो हमने अपने इस डेटा में, अपने सर्वे में शामिल किया है। पुरुष महिला को भी ध्यान में रखा है। लेकिन चलिए अब आते हैं सवाल पे कि राहुल और मोदी के बीच में अलग अलग मुद्दों पर लोगों की राय क्या है, उनका ट्रस्ट फैक्टर क्या है। जब हमने एक एक चीज़ों को कुरेदना शुरू किया तो विदेश में भारत की छवि सुधारने के मौके पर दोनों नेताओं के बीच में बिल्कुल 1-on-1 है, फेस ऑफ है। यहाँ पे 58.2% लोग मानते हैं कि मोदी इसमें भारी पड़ते हैं। उनका भरोसा ज्यादा है मोदी सरकार पे, मोदी जी पे, कि वो विदेश में भारत की छवि सुधारने में कामयाब रहे। 23.4% लोग राहुल जी के साथ हैं। दूसरा इश्यू हमने उठाया कि बड़े जोखिम कौन ले सकता है, जो बड़े रिस्क लेके इनिशिएट करता है। उसमें भी 57.4% लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के अंदर ये काबिलियत ज़्यादा है, उनका भरोसा उन पर ज़्यादा है। 24.9% लोग राहुल गांधी के साथ हैं। बड़े बदलाव करने की क्षमता किस में ज़्यादा है? एक तो आप इनिशिएटिव लेने का रिस्क लेते हैं, दूसरा कैपेसिटी भी है कि नहीं, आप उसको कर भी पाएंगे कि नहीं। उसमें भी 56.8% लोग नरेंद्र मोदी के पक्ष में हैं, उनको भरोसा दे रहे हैं। 25.8% लोग राहुल गांधी के साथ हैं। भारत के विकास के लिए कौन बेहतर है, मोदी या राहुल? उसमें मोदी के पक्ष में 55.8% लोग हैं, जबकि राहुल गांधी के साथ 25.8% उत्तरदाता हैं।
बड़े पदों पर भ्रष्टाचार नियंत्रण करने में कौन ज्यादा सफल है, कौन ज्यादा सफल हो सकता है, उसमें भी 55.8% भरोसा नरेंद्र मोदी के साथ है और 24.3% का भरोसा राहुल गांधी के साथ है। अगला सवाल था कि नेता जो देश की देखभाल कर सकता है, यानी आप भरोसे पर उसको अपने देश को दे सकते हैं कि वो उसकी देखभाल करे, चौकीदार बना रहे, 55.8% लोग नरेंद्र मोदी के साथ हैं, 26.1% लोग राहुल जी के साथ हैं। सभी जाति और संप्रदाय के लिए समानता लाने में, यानी सबका साथ सबका विकास करने में 55% लोगों का भरोसा नरेंद्र मोदी के साथ है और 25.2% का भरोसा राहुल गांधी के साथ है। अब तक के जितने आंकड़े मैंने दिखाए उसमें लगभग आधे का फर्क है। ईमानदारी, व्यक्तिगत और वित्तीय पवित्रता बहुत बड़ा सवाल था, ये बहुत पर्सनल सवाल था। इसमें 53.8% के साथ नरेंद्र मोदी काफी बड़ी मार्जिन से लीड कर रहे हैं और राहुल गांधी 25.5% पे। तो ये जो सवाल हमने पूछे, जिस पर अभी आप चर्चा कर रहे थे आलोक जी, कि व्यक्तिगत तौर पे उनके जो इश्यूज हैं, जो उनकी पर्सनालिटीज हैं, उसका ये एनालिसिस है, ये सवाल हमने पूछे थे जी। तो ये सवाल अभी जैसे अभय दुबे कह रहे थे, संजय झा जी ने पता नहीं उस वक्त सुना कि नहीं, अभय दुबे का कहना था कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता काफ़ी है, लोग भरोसा कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी काफ़ी तेज़ी से उनके पीछे दौड़ रहे हैं। संजय झा, आपकी बात क्योंकि साफ सुनाई नहीं पड़ रही थी, कुछ हम लोगों ने सुनी, लेकिन मैं चाहता हूं फिर से, और अब इस चीज़ को जोड़कर, जब हम लगभग सभी चीज़ों में देख रहे हैं कि 2:1 का रेशियो, अगर मैं उसको रेशियो सामने रख के देखूं, क्योंकि सेम सैंपल है, जो नरेंद्र मोदी पर भरोसा वर्सेस राहुल गांधी पर भरोसा, तो जहां 52%, 55% ऐसे नंबर नरेंद्र मोदी के लिए आ रहे हैं, तो 26%, 27%, 28% के आसपास की रेंज राहुल गांधी के लिए आ रही है। आपको आज की तारीख में ये उम्मीद जगा रही है, ये जो फिगर है, या चिंता जता रही है? आलोक जी, मेरा आवाज साफ तरीके से आ रहा है आपको? बिल्कुल साफ आ रही है सर। तो आलोक जी देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा संक्षेप में कि भारत के लगभग 70% लोग अभी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। हमारे किसान, हमारे जो वहाँ पर लोग मजदूरी करते हैं, आपने देखा होगा कि उनका हालत कितना खराब हो चुका है। और एक तरीके से यदि वो दिल्ली आके वो प्रदर्शन कर रहे हैं, आज यदि उनका नारा है कि किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, तो मतलब भारत के लगभग 70% लोग इस सरकार के साथ नाराज और नाखुश हैं। और मैं समझता हूं कि देखिए, जब भी ऐसे सर्वेस होते हैं, मैं आपकी सर्वे का पूरा इज्जत करता हूं, मैं उसकी विश्वसनीयता पे कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, लेकिन होता क्या है कि जब जो गरीब है, जो लोग कमजोर हैं, उनका आवाज कभी कभी कैप्चर करना एक काफी एक मुश्किलात होता है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए, इस वक्त बेरोजगारी, ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरीके के समस्याएं हैं, राफेल घोटाला जिसके बारे में शायद आपने सर्वे में बात किया होगा, इन सब चीज़ों को लगाकर यदि आप देखेंगे सामूहिक तरीके से, तो मुझे लगता है कि आप यदि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नतीजे को देखिए, तो ये इस बात का मिसाल है कि लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। और ये मैं समझता हूं कि कोई अजीब बात नहीं है। ये सरकार 5 साल तक रही है, और यदि इनके आप उपलब्धियों के बारे में पूछेंगे तो ये कहते हैं कि 5 साल पहले यूपीए ने ये गलती की। मैं समझता हूं कि आज यदि भारत के जनता को आप पूछेगा, जो बहुत जागरूक और बहुत समझदार हैं, वो यही पूछना चाहते हैं कि देखिए, आपने जो मुझे वादे किए थे उस पर आपने मेरे लिए किया क्या। आप जो कोई भी मापदंड लेके देखिए, तो ये सरकार मैं समझता हूं कि जनता के साथ एक धोखा इन्होंने किया है। एक जो मेरे पास जो शब्द आता है वो है विश्वासघात। और मैं यहाँ पर सांप्रदायिक तापमान पर तो मैं जा भी नहीं रहा हूं, क्योंकि ये तो बहुत ही एक बहुत ही दूसरा एक विषय है। तो यदि आर्थिक विषयों पर आप देखेंगे, संजय जी, मैं इसी बात पे आपकी बात से पकड़ के आगे बढ़ता हूं, क्योंकि हमारे पास काफी डेटा है, इसलिए मैं थोड़ा रोकना पड़ रहा है आपको, टिप्पणी भी लेते रहेंगे। आपकी बात से ही आगे पकड़ रहा हूं। नीरज वाजपेयी, नरेंद्र मोदी ने क्या किया, नरेंद्र मोदी की परफॉर्मेंस, क्योंकि भरोसे का मतलब क्या है अगर परफॉर्मेंस पे बात ना हो। बिल्कुल, तो उस पर क्या कह रहे हैं जो सर्वे के रेस्पोंडेंट्स हैं? चलिए परफॉर्मेंस पे बात कर लेते हैं कि मोदी की परफॉर्मेंस पे लोगों की क्या राय है, लोगों का क्या भरोसा है। तो वो नजर आपको आएगा कि किस किस चीजों पे कितना ट्रस्ट फैक्टर है उनका। तो उनका जो पूरा कामकाज अगर आप समराइज करें, तो उसमें 19.9% लोग मानते हैं कि बहुत बेहतरीन काम किया है
और 36% लोग मानते हैं कि अच्छा काम किया है। तो अच्छा और बेहतरीन को अगर आप जोड़ें तो नंबर काफ़ी बड़ा आता है, औसत भी 21.4% का है। तो जो बेहतरीन का आंकड़ा 20% का है और 36 वो है, यानी 56% के आसपास लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी कामकाज बेहतर है। केवल 18.7% लोग मानते हैं कि खराब है और औसत मानते हैं 21.4%। तो यानी यहां पे भी कामकाज, जो परफॉर्मेंस की आप बात कर रहे हैं, उसमें वो लीड करते हुए दिख रहे हैं। अब हमने अगला सवाल ये पूछा कि एनडीए को वोट क्यों करें, आपके पास क्या कारण है कि आप एनडीए को वोट करना चाहिए, बीजेपी को वोट करना चाहिए, मोदी जी के लिए वोट करना चाहिए। तो उसमें आर्थिक विकास जो उन्होंने किया, जिसकी संजय झा जी लगातार आलोचना कर रहे हैं, उसमें 41% लोग, यानी 41.7, तकरीबन 42% लोग ये मानते हैं कि आर्थिक विकास के मुद्दे पर एनडीए पर वोट करना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि चूंकि पीएम उम्मीदवार स्वयं मोदी जी हैं, 37.5% लोग इस कारण से उनको वोट करना चाहते हैं। और विदेश में भारत की छवि बहुत बढ़िया की है मोदी जी ने, इस मुद्दे को लेकर के 34% लोग उनको वोट करना चाहते हैं। और चौथे नंबर पर जब उनसे हमने पूछा कि पिछले 4 साल का कामकाज क्या था, उसके आधार पर तो तकरीबन 31%, टू बी प्रिसाइज 30.9% लोग इस मुद्दे पर वोट करना चाहते हैं। और पार्टी की विचारधारा, जिसको बार बार आरएसएस से जोड़ा जाता है, उस पर भी 30.8% लोग वोट करना चाहते हैं। तो पांचों प्रश्न आपके सामने है कि एनडीए को वोट क्यों करें, एनडीए को वोट क्यों दें, इसके कारण बता रहे हैं। मोदी की परफॉर्मेंस पर क्यों लोग वोट देंगे, कितने लोग उन पर भरोसा कर रहे हैं, इसका कारण बता रहे हैं। हर्षवर्धन, अब आप कैसे देख रहे हैं तस्वीर? आलोक जी, मुझे लगता है कि ये भरोसे का सर्वे बड़ा स्पेसिफिक हुआ है और इसीलिए, चूंकि जब मैं अभी वो देख रहा था कि नेता और फिर प्रधानमंत्री, जैसे नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी 67% हैं और 49% राहुल गांधी हो जाते हैं, यानी वो जो 100% वाला नंबर है वो नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दोनों को भी पसंद करते हैं। नहीं, ये 100 नहीं है, मैंने पहले साफ किया हर्षवर्धन, यहाँ जोड़ 100 नहीं आएगा, क्योंकि हर सवाल पर परसेंटेज में आपको वोट देना है। ये आप कितना % भरोसा आपका है उस पर, 100 में से आप कितना नंबर दे रहे हैं? आपका है। मैं जी ठीक बात है, मैं उसी पे कह रहा हूं कि 67 और 49 रहता है, जो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि कांग्रेस नेता के तौर पर, देश में नेता के तौर पर, विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने अपनी भूमिका बहुत बड़ी की है और ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात है राष्ट्रीय परिदृश्य में। लेकिन जब प्रधानमंत्री पद की बात आती है तो वो बहुत साफ करता है कि करीब 53% और फिर 28% के आसपास आ जाते हैं। और इसी तरह का आंकड़ा हर बात पे है, यानी जब पर्सनालिटी क्लैश दिखता है तो हर जगह नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का जो आंकड़ा है वो लगभग उनका 60 की तरफ जाता है, इनका लगभग 30 से कुछ नीचे रहता है। और इसीलिए जो मैं लगातार यहां भी डिबेट में कई बार कह चुका हूं, जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो ये स्ट्रेटजी नहीं चलती है कि इस राज्य में वो नेता, उस राज्य में वो नेता। और एक और चीज मुझे जो साफ हुई अभी, जो 5 महत्वपूर्ण बातें जिस पर वोटर वोट करेगा, क्योंकि ये जो परसेंटेज आ रहे हैं इसमें एक बेस वोट है जो सभी पार्टियों के वोटर्स का है। और इसको हम मान सकते हैं कि राहुल गांधी को भले ही विपक्ष वैसे न मान रहा हो, लेकिन जो विपक्ष का कार्यकर्ता है, वर्कर है, उसने कहीं न कहीं ये मानना शुरू कर दिया है। और इसीलिए सपा बसपा के लिए चिंता की बात हो सकती है कि जिसको अभी नीरज जी ने कहा कि मायावती 2.8 क्यों है, इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश का आदमी भी जब बात कर रहा है, भले ही वो सपा बसपा का वोटर हो, तो उसको विकल्प के तौर पर राहुल गांधी दिखते हैं। और 30.89 और 41.7 यानी 31% है कैडर का वोट। और आर्थिक विकास और नरेंद्र मोदी उसे 42% तक ले जा रहे हैं। लेकिन चुनौती उनके लिए बड़ी है, क्योंकि मुकाबला इतना कड़ा होना जा रहा है कि उस जो 10-11% की बात करते हैं उसको कैसे वो और थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, इस पर काम करना होगा। क्योंकि कांग्रेस और कांग्रेस नेता के तौर पर राहुल गांधी बहुत तेजी से ऊपर आए हैं। जी, आप कह रहे हैं मुकाबला बढ़ता जा रहा है। शरद जी काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। शरद जी, आपका एक छोटा कमेंट हो जाए, उसके बाद मैं नया मुद्दा खोलूंगा। अच्छा, मैं सिर्फ ये इतना एक फंडामेंटल चीज मुझे लगती है जो कुछ मेरी नजर में वो डिफेक्टिव लगता है मुझे ये, क्योंकि देखिए जो कंपैरिजन होता है वो 2 बराबर के प्लेयर्स में होता है। एक तो खिलाड़ी खेल रहा है मैदान पे, दूसरा भी मैदान में उतरा ही नहीं है, उसको कभी मौका ही नहीं मिला है बताने के, उसके बारे में खाली आंकलन है, एक अपना एस्टिमेट है, अंदाजा है।
तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ये इनकंपेरेबल चीजें हैं। जो आदमी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से कोसों दूर है, कभी बैठा भी नहीं है, तो वो जाहिर है कि सर्वे करने जब किसी सब्जेक्ट के पास जाया जाएगा रिएक्शन पूछने के लिए, वो तो इसके पास एक कॉन्क्रीट उदाहरण है कि भाई ठीक है फला आदमी जैसे नरेंद्र मोदी ये एक नजरिया है देखने का, और ये आर्गुमेंट के तौर पे वैलिड हो सकता है, लेकिन चैलेंजर और इनकम्बेंट के बीच में ये मुकाबला तो होगा ही। अगर हम प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पे मैदान में आ गए हैं तो हमारा सर्वे तो सामने बात अलग है, सामने रख के ही होगा। हाँ, परफॉर्मेंस पे बात कहना चाहूंगा, वादे की बात हो रही है। दुबे जी एक छोटी टिप्पणी, और उसके बाद मैं जरा नरसिंह राव साहब और संजय झा जी के पास एक रैपिड फायर करूंगा उनके साथ। दुबे जी। जी आलोक जी, मैं कुछ कहूं क्या? जी बिल्कुल, छोटा सा। जी देखिए आपने अभी जो एनडीए को लोग क्यों वोट दें, कितने लोग वोट देना चाहते हैं एनडीए को, ये अभी आंकड़े पेश किए गए। ये आंकड़े आपके बहुत दिलचस्प हैं, और ये एक बहुत दिलचस्प कहानी भी हमारे सामने पेश करते हैं। आप 30 से 40% के बीच में लोग मान रहे हैं कि एनडीए को वोट दिए जाने चाहिए। अब आप बिल्कुल शुरुआत में जो आपने आंकड़े पेश किए थे मुद्दों के सवाल पर, उन आंकड़ों को देख लीजिए, वहां भी 30 से 40-44% के बीच में आंकड़े आते हैं। अब आप बिल्कुल साफ तौर पे देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को अपने कैचमेंट एरिया में जहां वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, वहां 38% वोट मिले थे, और कुल एनडीए को, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ को 38% से भी ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन आपका सर्वे कह रहा है कि लोग एनडीए को पिछली बार जितने लोग भी वोट नहीं देना चाहते हैं एनडीए को। आपका सर्वे ये बता रहा है। आप इन दोनों जो आंकड़ों की सीरीज आपने अभी पेश की है, और बिल्कुल शुरुआत में जो आंकड़ों की सीरीज पेश की थी, आप इन दोनों की तुलना कीजिए। इसमें सीधे साफ दिखाई पड़ता है कि एनडीए को पिछली बार जितने वोट भी नहीं मिलेंगे। जी, ये आंकड़ों का एक बहुत रहस्यमय संसार है, और इस आंकड़ों में एक अच्छी बात ये होती है कि जब हम इसे पढ़ना चाहें तो हमें सुविधा देता है कि हम अपने अपने हिसाब से पढ़ लें और उसको इंटरप्रेट कर लें। आलोक मेहता जी, आपने हाथ उठाया, तो एक छोटा कमेंट आपका, उसके बाद मैं चलूँ संजय झा और नरसिंह राव के पास। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, राहुल गांधी जी की जो आप दिखा रहे हैं कि ज़्यादा बड़ा है, इसकी वजह यही है कि राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि देखिए देश में बार बार ये कहा जाता है गठबंधन की सरकार में कोई भी प्रधानमंत्री बन सकेगा। इसके बजाय जब विश्वसनीयता दिखाई देती है, ये बात ठीक है कि उनका अनुभव नहीं रहा या वो पहले मंत्री बन जाते तो अब उनका माना जाता, लेकिन जो पार्टी यदि नेतृत्व के रूप में सामने खड़ा करती है, जैसे मोदी जी के लिए कहा गया, जैसे आप पहले भी कह रहे थे ना कि कई लोग और भी हो सकते थे जो उनके मंत्रिमंडल में आज भी हैं, वो पहले भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते थे। इसलिए ये कहना इस सर्वे में आपकी सबसे अच्छी बात यही है कि विश्वसनीयता यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अधिक है, उसी तरह से पीछे से यदि पार्टी के रूप में देखें कोई बड़ा पार्टी नेता है तो उनमें राहुल गांधी ही है, जो सब जिसका पूरा ऑल इंडिया कैनवास है। जिन लोगों पार्टियों के पास अपने राज्य से बाहर ज़्यादा प्रभाव नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री पद के रूप में नहीं देख सकते लोग। और यदि कांग्रेस कहती कि नहीं, हमने दिग्विजय सिंह को माना है या चिदम्बरम को माना है या किसी और का नाम लेते, तो शायद वो स्थिति नहीं होती। ये स्थिति यही है कि पार्टी में आज भी और लोगों के मन में एक विश्वास, जो वर्षों से विश्वास का ही सबसे बड़ा है, उसके कुछ नुकसान होते हैं। क्या लालू यादव 5 साल राज नहीं किए, ज्योति बसु 30 साल किए ना। ये कहना कि आज इनका ग्राफ नीचे हो जाना चाहिए था, इतना नहीं हो सकता है, या और बढ़ जाना चाहिए था। आफ्टर ऑल 35 साल राज करने वाले भारत में रहे हैं, और आज भी भारत की जनता भावुक भी है। ये बात भूल रहे हैं हमारे मित्र कि उनकी कमियों के साथ लोग स्वीकार करते हैं। लोग परफेक्शन, देवताओं में भी हमारे यहाँ कमियां बताई जाती है, कहा जाता है देखिए इनमें ये कमी थी। अब पहले नरसिंह राव जी, फिर संजय झा जी, आप बताइए आपके हिसाब से अगले चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने जा रहा है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि सर्वे में क्या निकल के आया। नरसिंह राव जी। आलोक जी, इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा कि विकास, हमारी फोकस तो पॉजिटिव फोकस रहेगा। 5 साल का जो हमने काम किया है, बड़े बड़े जो योजनाएं चलाई हैं, करोड़ों लोगों तक जो बेसिक सुविधाएं जो 50 के दशक में देश में मिलना चाहिए था, उसका हमने इस सरकार के कार्यकाल में हमने पूरा किया है। 8 करोड़ उज्ज्वला योजना, 8 करोड़ लोगों को ठीक है। आपने कहा विकास और सरकार का कामकाज, इसके अलावा विकास और सरकार का कामकाज, इसके अलावा भी कोई और कोई मुद्दा नहीं,
नहीं, देखिए, आपने जो सर्वेक्षण किया है, जो सर्वे किया है, ये कांग्रेस के लिए गोल्डन पीरियड है। आज सर्वे करते तो इसमें आधा रेट नहीं आते, क्योंकि आपने सर्वे उस समय किया जहां 3 राज्यों में हम सरकार नहीं मेंटेन कर पाए, लेकिन कांग्रेस तब भी नहीं जीत पाई। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं 70% लोग नाराज हैं। फिर आपको क्यों बहुमत नहीं मिला? मध्य प्रदेश में आपको बहुमत नहीं मिला, राजस्थान में नहीं मिला। नहीं ठीक है सर नरसिंह राव जी मैं आऊंगा आपके पास, वापस आता हूं। कोई और मुद्दा है मैं ये पूछ रहा हूं, या ये विकास और आपके सरकार का कामकाज ही मुद्दा रहेगा? हमारे लिए विकास, नेतृत्व और एक मजबूत सरकार, राइट। संजय झा जी, क्या होगा इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा? आलोक जी, किसानों की नाराजगी, उनके साथ जैसे धोखा किया गया है, बेरोजगारी हमारे युवाओं के लिए वो दूसरा बड़ा मुद्दा होगा जी। राफेल घोटाला एक बहुत ही अहम मुद्दा होने वाला है, हमें पूरा विश्वास है। और चौथा, जिस तरीके से इन्होंने समाज को बांटने की कोशिश की है, सांप्रदायिक राजनीति। और पांचवा, जो आखिरी में कहूँगा, ढेर सारे मुद्दे हैं, पांचवा जो बहुत ही प्रमुख मुद्दा होने वाला है वो होने वाला है कि कैसे इन्होंने हमारे संवैधानिक संस्थाओं का या हमारे प्रजातंत्र को एक तरीके से खतरे में डालने की कोशिश की है। ये 5 मुख्य मुद्दे होंगे और भारतीय जनता पार्टी का पराजित होना निश्चय है। जी, तो आपने 5 मुद्दे गिनाए। नीरज, अब सवाल, क्योंकि मैंने इसलिए पहले पूछ लिया कि आप क्या मुद्दे बता रहे हैं और अब जनता किसको मुद्दा मान रही है, हम हमारे जो सर्वे में शामिल लोग हैं उनके हिसाब से क्या बड़ा मुद्दा है, अब आप ये बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़े आए हैं कि जो सबसे ज्वलंत मुद्दे, जो टॉप ऑफ द माइंड है, जिस पे सबसे ज्यादा लोग इस समय सोच रहे हैं और जिसके आधार पे शायद वो वोट कर सकते हैं, क्या हावी रहेगा, तो सबसे बड़ा मुद्दा विकास का होगा। 85% लोग विकास के मुद्दे पर सोच रहे हैं, उनका दिमाग में चल रहा है। और केवल विभाजनकारी एजेंडा, जिसको डिवाइसिव पॉलिटिक्स कहते हैं, वो 15% लोगों के दिमाग में है, यानी 85% लोग विकास के मुद्दे पर जा रहे हैं। तो ये दिस वर्सेस दैट का सवाल है। ये सवाल सीधा था कि क्या विकास का मुद्दा बड़ा मुद्दा होगा या विभाजनकारी एजेंडा बड़ा मुद्दा होगा? उसमें साफ तौर उसका बिल्कुल साफ बंटवारा कर दिया है जवाब देने वालों ने। दूसरा जो एक बड़ा मुद्दा था, जिसपे कि राफेल वाले मुद्दे पर लोगों की राय क्या है, वो कितना सोच रहे हैं, वो कितना उनके दिमाग पे हावी पड़ता है। 55% लोग मानते हैं कि हाँ, ये एक मुद्दा है जो 2019 के चुनाव में रहेगा। 29% लोगों को लगता है कि नहीं रहेगा और 16% अभी अपना माइंड मेकअप नहीं कर पाए हैं। राम मंदिर, ये कितना बड़ा मुद्दा 2019 के चुनाव के लिए होगा, इस पर जब हमने सीधे सवाल पूछा तो 74% लोगों को लगता है कि राम मंदिर 2019 का काफी बड़ा मुद्दा बनेगा। 26% लोग इससे सहमत नहीं है। और इसी से जुड़ा अगला सवाल जब हमने पूछा कि राम मंदिर मुद्दे पर अगर सरकार अध्यादेश लेकर आती है तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे? 75% लोग उसके पक्ष में हैं कि हाँ वो उसका समर्थन करेंगे, 25% लोग उसका समर्थन नहीं करेंगे। तो ये जो 4 मुद्दे और 4 सवाल हमने रखे लोगों के माइंड में, वो उसका सीधा सीधा जवाब आलो जी सामने। जी शरद प्रधान जी, ये अब जो तस्वीर आपको सामने दिख रही है, जो मुद्दे आ गए हैं, देखिए एक तो है कि विकास और डिवीजन में विकास बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसके साथ राम मंदिर 74% लोग उसको मुद्दा मानते हैं और 75% कहते हैं कि ऑर्डिनेंस आएगा तो उसका समर्थन होगा। राफेल को 55% लोगों का मानना है कि हाँ राफेल एक मुद्दा है इस चुनाव में। बिल्कुल। अब आप कैसे देख रहे हैं चुनाव की तस्वीर? देखिए, ये जो जहां तक मंदिर का सवाल है, इसमें एक सवाल जो है अनआंसर्ड गया है, वो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान करके मंदिर का सोल्यूशन निकल सकता है? वो तो सवाल उठाया ही नहीं गया है। और मुझे लगता है कि अगर वो करें तो शायद ज्यादा तादाद में उसमें लोग आएंगे बाकी पॉइंट से। जो जहां तक विकास का सवाल है, इस देश में हर पार्टी विकास की बात करती है, हर पार्टी क्लेम यही करती है कि वो विकास में ही इंटरेस्टेड है, लेकिन जो ग्राउंड पे रियलिटी है वो कहीं दूर है। आपने सवाल पूछा तो आदमी बोलेगा हाँ विकास बिल्कुल मुद्दा है, लेकिन जो करना है, जो हकीकत में होता है, वो तो उससे बहुत परे है। वहां जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, पैसे के फेंकने की राजनीति, इस तरीके की एक मुद्दा और मैं बताना चाहता हूं आपको, जिसका अंडर करंट चल रहा है, कम से कम उत्तर प्रदेश में चल रहा है, सुनने को और भी जगह आता है, वो है गाय। क्योंकि गांव गांव में गरीब किसान की
जो फसल चर रही है गाय, उससे बड़ी नाराजगी हो गई है। और उत्तर प्रदेश में खासतौर से मैं बोल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश बड़ा मैटर करेगा नेशनल इलेक्शंस में, कि यहां पे जिस तरीके से 400 करोड़ रुपया गाय के गौशालाओं के लिए दिया गया है, आदमी भूखा मरता है उसके लिए नहीं होता, ये चीजें बड़ी, ये अगेंस्ट जाननी है एस्टैब्लिशमेंट के। ये सवाल तो बिल्कुल अनआंसर्ड, ये उठाए ही नहीं गए हैं क्योंकि लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि जमीन पे जमीनी हकीकत क्या है। फिर दूसरी बात ये जो मैं देखिए शरद जी, जो सवाल कुछ सवाल देखिए सवाल बहुत हो सकते हैं, लेकिन कुछ सवाल तो इसमें कुछ सवाल तो इनबिल्ट हैं इसमें। हाँ नीरज, ये ऐसा नहीं कि ये सवाल हमने उनके सामने प्रोजेक्ट किया उस पर जवाब लिया। बहुत सारे सवालों के बीच में इन सवालों में सबसे ज्यादा रिस्पांस था, सबसे ज्यादा लोगों ने जवाब दिया, इसलिए ये हम क्रोनोलॉजी में 4 लेके आए। और एक और चीज़ है, एक चीज़ और है जो मैं यहाँ बता देना ठीक समझता हूँ कि ये सवाल भी पूछा गया है कि आप अगले चुनाव में एनडीए को वोट देने जा रहे हैं या पिछले चुनाव में आपने एनडीए को वोट दिया था या यूपीए को वोट दिया था। वो इसलिए पूछा गया था कि उसके बाद वो एक लीडिंग क्वेश्चन है जिसके बाद आगे के सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपने एनडीए को वोट दिया था तो इस बार आप क्या करने जा रहे हैं और कैसे रेट कर रहे हैं। अगर आपने नहीं दिया था तो आपके वो वाले सवाल खत्म हो जाते हैं। इसलिए किसको वोट दिया था, किसको वोट देंगे वाले सवालों के जवाब इस सर्वे में यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन मेथोडोलॉजी में वो सवाल शामिल थे ताकि समझा जा सके कि जो आदमी जवाब दे रहा है इसका माइंडसेट क्या है। एनडीए का समर्थन करने वाले लोगों में से उनका नंबर क्या आ जाता है, क्योंकि बहुत विशद सर्वे, बहुत बड़ा सर्वे है, इतना सब कुछ यहाँ शामिल करना संभव नहीं था। इसके डिटेल्स जो लोग देखना चाहें वो फर्स्ट पोस्ट की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पूरा ब्यौरा इसका आपको मिलता रहेगा। और कल से फर्स्ट पोस्ट का अखबार 26 जनवरी से बाजार में आ रहा है, फर्स्ट पोस्ट वीकली, उसको भी पढ़ेंगे तो और ब्यौरा मिलेगा। इस किस्से को आगे बढ़ाएं। संजय झा जी, आपने जो 5 मुद्दे बताए, आलोक, इसमें मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं। हाँ सर, एक छोटा सा सवाल इसमें। मेरा मानना यह है कि अगर एक पिछले इलेक्शन के बेसिस पे उसको यार्डस्टिक मान के ये माइंडसेट इमेजिन कर लिया जाए कि साहब इस बार यूपीए को वोट दिया था या इसने एनडीए को दिया था, इस बार भी उसका वही नहीं देखिए शरद जी, मैं इसका अधिकारी नहीं हूं, क्योंकि मैं उस सर्वे को कंडक्ट करने वाली टीम में शामिल नहीं हूं, मैं उसकी पूरी मॉडलिटी नहीं जानता हूं। तो मैं सवाल उठा रहा हूं कि नहीं ठीक है, आप सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे लगता है हम जहां अब जो सामने नंबर आया हुआ है वो शायद इतना परसेप्शन के लिए काफी है। हरीश बिजूड़ साहब से मैं ये पूछ लूं, एक बार आपसे वैलिडेट करा लूं। बिजूड़ साहब, जितनी बात हम कर रहे हैं, आप क्योंकि ऐसे सर्वेस के आधार पर मनी डिसीजन करते हैं, हालांकि वोट का फैसला पैसे के फैसले से बड़ा होता है, लेकिन भारत में आदमी पैसे का फैसला ज्यादा सोच समझ के करता है, देश की किस्मत का फैसला कम सोच के करता है। आपके हिसाब से ये जितना नंबर सामने आ रहा है, जितना डेटा सामने आ रहा है, वो पर्याप्त है फैसला करने के लिए? अब तक नहीं, क्योंकि वो एक वन टाइम पिक्चर लग रहा है मेरे को। और आपने बहुत अच्छी सर्वे की है, बहुत वाइड स्पेक्ट्रम सर्वे किया है। 3 बातें मैं कहना चाहता हूं जल्दी से। सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि कोई भी सर्वे सब कुछ नहीं बताता है। सर्वे में 2 चीजें होती हैं, एक होता है सर्वे की केमिस्ट्री और दूसरी होती है सर्वे की मैथमेटिक्स। अभी देखिए, मैथमेटिक्स तो सब पब्लिसाइज करते रहते हैं, लेकिन जो केमिस्ट्री होती है वो तो बहुत छुपा हुआ होता है। तो कोई भी सर्वे क्वांटिटेटिव होना चाहिए, क्वालिटेटिव होना चाहिए और होलिस्टिक होना चाहिए। क्वांटिटेटिव जो होता है वो नंबर्स ओरिएंटेशन पे होती है, और क्वालिटेटिव और होलिस्टिक कभी कभार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता उनके मन में क्या है। ऐसा होता क्योंकि हम बहुत सारे सर्वेस में इन्वॉल्व हुए हैं। ऐसा होता तो पॉलिटिकल सर्वेस में अगर क्वांटिटेटिव सब स्टोरी बताता तो एवरी एग्जिट पोल जो होती वो 100% सक्सेस होती। हम जानते हैं कोई भी एग्जिट पोल अच्छी नहीं होती है। तो इस हिसाब से मैथ्स है, केमिस्ट्री है। हम इस सर्वे में मैथ्स अंडरस्टैंड कर रहे हैं, केमिस्ट्री शायद छुपा है जी। और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए और केमिस्ट्री करने के लिए पॉलिटिशियन से अच्छा कोई नहीं होता है। जीवीएल नरसिम्हा राव,
आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से विकास और सरकार की कामकाज और मजबूत नेतृत्व ये मुद्दे होंगे। मैंने आपको बताया कि जनता किन्हें मुद्दा बता रही है, विकास मान लिया उन्होंने, लेकिन साथ में राफेल है, राम मंदिर है, ये मुद्दे होने जा रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं, अब तस्वीर क्या दिख रही है? नहीं, आलोक जी, जब हम ये एक तरह से लीडिंग क्वेश्चन हो जाता है और हम जब पूछेंगे क्या ये मुद्दा रहेगा तो कहेंगे उनको मालूम है ये टेलीविजन पर डेली इन विषयों पर चर्चा होता है, मीडिया इसी नैरेटिव को, पॉलिटिकल पार्टीज जब इस पे बोलते हैं तो मीडिया पे चलता है। बट लेकिन मैं नहीं मानता हूं राफेल जैसा, यदि राफेल वाकई में मुद्दा होता तो आपको आंकड़े इस प्रकार के नहीं आते। तो इसलिए टेलीविजन पर न्यूज मीडिया में रोज देख रहे हैं तो इसलिए स्वाभाविक रूप से कांग्रेस इसको मुद्दा बनाएगी। बट लेकिन उसका कोई असर कहीं और नहीं दिख रहा है। यदि असर दिखता तो दूसरे आंकड़ों पर आपको दिखता, तो ये एक पॉलिटिकल इश्यू तो रहेगा। बट लेकिन हम भी इसको इस्तेमाल करके राष्ट्रीय सुरक्षा को इसके ऊपर लाएंगे। कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा का खिलवाड़ किया गया, कैसे किसी दूसरे कंपनी को उनके कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए किस प्रकार बेताब थी कांग्रेस, वो जानकारियां और बहुत कुछ आना बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है। संजय झा जी, पिक्चर अभी बाकी है उनकी तरफ से, और आपकी तरफ से भी पिक्चर में नए खिलाड़ी आ गए हैं, नए ट्विस्ट आ रहे हैं। आपके यहां से क्या क्या बाकी है? देखिए आलोक जी, यदि आप पिछले 5 जो राज्यों में चुनाव हुए थे उन सब में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन देखिए, तो इस बात पर कोई वाद विवाद हो ही नहीं सकता है कि अब भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से गिरती जा रही है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इट्स अ प्रोग्रेसिव डिक्लाइन। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हमारे साथ रफ्तार है और ये रफ्तार लगातार और भी मजबूत हो रही है, हवा हमारे साथ है और हम समझते हैं कि ये बदलाव का एक दौर शुरू हो चुका है। और आप जानते होंगे कि मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ आलोक जी, 2013-14 का हम लोग को लग रहा था कि हम लोग इस चुनाव में अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों ने एक तरीके से निर्णय ले लिया था कि हम इस बार कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। हमें पूरा विश्वास है कि लोगों ने ये निर्णय ले लिया है कि ये सरकार जिन्होंने हम पर जुमलों की बारिश करके हमें भीगा किया है, इनको हम दूसरा मौका नहीं देंगे, क्योंकि हमको इन पर विश्वास नहीं है। ये भाषण देते हैं, बाकी भाषण के बाद इनको भाषण से न शासन मिलता है न राशन मिलता है। हम समझते हैं कि लोगों ने ये बिल्कुल अपना निर्णय कर लिया है कि भाजपा और एनडीए को वो हराएंगे। और मैं 2 ओपिनियन पोल में कल मैंने भाग लिया था, दोनों ओपिनियन पोल यही बता रहे हैं कि लोग नाराज हैं, लोग नाखुश हैं और ये सरकार की नकारात्मक और नफरत भरी जो इनकी एक राजनीति है, अब इसका पूरे तरीके से खुलासा हो चुका है। अब इनके पास कोई नई चीज करने के लिए है नहीं और 3-4 महीने में जितने भी ये बयानबाजी करेंगे इसका कोई असर नहीं होगा। और मोदी जी ने जहां चुनाव किए वहां 70% भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो चुनाव हारे। तो मोदी जी का भी जो बड़ा ये चमक धमक के बारे में चर्चा होती है वो भी बहुत कमजोर हो चुका है। और क्योंकि राहुल गांधी जी ने राफेल पर नरेंद्र मोदी पर निशाना डाला है और नरेंद्र मोदी बहस करने के लिए तैयार नहीं है, तो भारत की जनता समझ गई कि गुनाहगार कौन है। जी, आप कह रहे हैं कि तस्वीर करीब करीब आपके फेवर में आ रही है। हर्षवर्धन, मैं एक बार आपके पास आना चाहता हूं, छोटा कमेंट कि ये मैथमेटिक्स तो हो गई, केमिस्ट्री का जहां सवाल है और अब केमिस्ट्री का वक्त आ गया है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आज हमने उड़ीसा में देख लिया, राहुल गांधी ने पूरे दमखम के साथ नवीन पटनायक को ही चुनौती दे दी है, और राज्यों में भी। कांग्रेस में क्या कोई केमिकल कैटलिस्ट ऐसा आ गया है जिसने एकदम से जान भर दी है और कांग्रेस को वो भरोसा हो गया कि अब हम अकेले जंग जीत लेंगे? आलोक जी, एक छोटी सी टिप्पणी है, ये किसी उस पे नहीं है, लेकिन कहा जाता है ना कि कांग्रेस सत्ता की पार्टी है, तो सत्ता से बहुत दिन दूर रहने पे उसके कार्यकर्ताओं में जोश आता है। वो 4-4.5 साल भी बहुत होता है। और एक हमारे मित्र कांग्रेसी नेता हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तो उन्होंने एक बात अभी करीब 6 महीने पहले एक दिन बात में कही। उन्होंने कहा कि इस 4 साल में भी भाजपा का कार्यकर्ता मजबूत नहीं हुआ है। हम तो इतने सालों से काम चला रहे थे, फिर चला लेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो भाजपा का कार्यकर्ता ही नहीं मजबूत हुआ है।
और 2014 में कोई केमिस्ट्री नहीं थी, 2011 से लगातार करप्शन मुद्दा था, चलते चलते करप्शन सबको साफ दिख रहा था कैसे ड्राइव चल रही है और मोदी प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन 2019 में आप सोचिए कि जिस समय का ये सर्वे है, और मैं मतलब इसके आंकड़ों पे जब जा रहा हूं तो मुझे ये बड़ा सटीक सर्वे दिखता है, क्योंकि जिस भरोसे की बात है वो साफ साफ दिखता है। लेकिन आप सोचिए कि उस सर्वे के बाद हम आज बात कर रहे हैं और राज्यों के चुनाव हुए, लगा कि कांग्रेस ने एकदम कमाल कर दिया, किया भी। उसके बाद स्थिति आई कि लगा कि भारतीय जनता पार्टी से मूल वोटर जो उसका है, जिसको ब्राह्मण बनिया या पूरा सवर्ण पैक कहते हैं, वो गायब हो गया। ईबीसी आता है, फिर से लगता है कि एकदम से ऐसा कॉम्पैक्ट फिर से साथ में आ गए हैं, और अचानक फिर स्थितियां बदलती हैं, गठजोड़ आ जाता है, फिर बिहार में गठजोड़ आ जाता है, और उन सब के बाद प्रियंका गांधी आ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि जो आपने अभी एक शब्द कहा है केमिस्ट्री, तो इस चुनावों की केमिस्ट्री हर दिन बदलने वाली है। और चूंकि केमिकल लोचा जो है वो लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है, मुझे लगता है कि दोनों के लिए अपनी स्थिति ज्यादा है। और एक चीज और कि राम मंदिर और विकास का इतने हाई, मतलब एक तरह से परसेंटेज लेवल पर कहें तो 74 और कुछ 85 के आसपास, ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी संघ परिवार की बड़ी चुनौती है कि विकास वाला 85% और राम मंदिर वाला 74%, इन दोनों को साध कर कैसे 50% मतदाता जुटा पाएंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। जी अभय दुबे जी, ये सर्वे जब हुआ तब ये दो केमिकल रिएक्शन नहीं हुए थे, उत्तर प्रदेश का गठजोड़ और प्रियंका गांधी की कांग्रेस में एंट्री। ये नए केमिकल सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि हम अगर यही सर्वे करें तो कुछ फर्क पड़ेगा? जरूर फर्क पड़ेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब आपने दिखाया कि महंगाई कौन रोक सकता है, तो आपने केवल समाजवादी पार्टी का जिक्र किया। अब आप दोबारा सर्वे करेंगे तो आप सपा, बसपा और आरएलडी तीनों का मिला के जिक्र करेंगे, तो वहां पर वो आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी तरीके से कानून व्यवस्था वाली बात आई तो आपने केवल समाजवादी पार्टी का जिक्र किया, जो भाजपा के नजदीक दिख रही है, लेकिन जैसे ही आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो वो भाजपा से वहां पे आगे निकल जाएगी। तो उत्तर प्रदेश तो भारतीय जनता पार्टी का वाटरलू साबित होने जा रहा है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, जो विजुड़ साहब ने बात कही मैथमेटिक्स की और केमिस्ट्री की, तो मैं समझता हूं कि इस सर्वेक्षण में केमिस्ट्री का पता लगाने के लिए दो तीन सिरों के आंकड़ों को आपस में जोड़ के देखना पड़ेगा, तो केमिस्ट्री का पता लगाया जाएगा। जैसे दो आंकड़े या सुझाव के तौर पर मैं आपके सामने रखता हूं। नंबर एक, राफेल 55% लोग मानते हैं कि राफेल मुद्दा है, और 50% से कुछ ज्यादा लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी वित्तीय रूप से पवित्र और ईमानदार हैं। मेरा मानना है कि अगर राफेल वाला मुद्दा ये कमजोर होता, अगर ये 20 और 30% होता, तो नरेंद्र मोदी को वित्तीय रूप से पवित्र और ईमानदार मानने वाला आंकड़ा 70% के आसपास होता। ये केमिस्ट्री है, यहां पे देखना चाहिए कि केमिस्ट्री कहां पे काम कर रही है। इसलिए राफेल को 55% लोग मुद्दा मानते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत खतरे की घंटी है। नरेंद्र मोदी, जिनकी ईमानदारी के ऊपर कोई अभी ऐसा दाग नहीं लगा है, अगर उसको केवल 50% लोग ही मान रहे हैं देश के कि वो ईमानदार हैं और वित्तीय रूप से पवित्र हैं, इसका मतलब बाकी 50% लोग नहीं मान रहे हैं कि वो ईमानदार और वित्तीय रूप से पवित्र हैं। भाई, गिलास आधा भरा हुआ है, इसको तो कहा ही जाएगा कि भाई आधा खाली है। ये देखना पड़ेगा गिलास 3/4 भरा हुआ क्यों नहीं है। जी, तो आप कहें, नरसिंह राव कुछ कह रहे हैं, मुझे लगता है आपने हाथ उठाया था। आलोक जी, चुनाव की इसी देखिए आपने कहा ये सर्वेक्षण के समय ये दो विषय हमने उस समय हमने कंसिडरेशन में नहीं लिया था। नहीं, और तीसरा विषय आर्थिक आरक्षण। आर्थिक आरक्षण, ये सर्वे आर्थिक आरक्षण आने के पहले आपका सर्वे खत्म हो गया। और आधा आपका सर्वे, कम से कम आधा सर्वे विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद हुआ, जब आपके लिए, कांग्रेस के लिए स्वाभाविक रूप से एक बड़ी उछाल उस समय टेम्पररी आई थी। आपको चुनाव के याद दिलाता हूं, 2013 में। जी नरसिंह राव जी, विधानसभा चुनाव के पहले ये सर्वे हो चुका था, और उसके बाद कुछ जगहों पे उसमें हमने एक रिवीजन का सैंपल कलेक्शन किया है उन राज्यों में। अच्छा, ठीक है। तो दूसरा, 2014 के ठीक पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए थे, तब अचानक आपको अरविंद केजरीवाल 2013 के विधानसभा चुनाव के बाद बड़ा फैक्टर जैसा दिखा नहीं दिखा? जी बिल्कुल दिखा। वो सब वो वाराणसी तक चले गए थे, और पूरे दिल्ली में पूरे चौपट हो गई आम आदमी पार्टी लोकसभा में। मतलब 3-6 महीने में पूरा तस्वीर बदल गया।
नहीं तो विधानसभा इस वोटिंग गणित को पैटर्न तो लोकसभा इस में गणित को तो परिवर्तन आ नरसिंह गया। राव जी आप हमसे बेहतर समझते हैं। इसको मैं आपको क्या समझा पाऊंगा, आपने वर्षों इसी में करियर चलाया है अपना। मेरे पास वक्त नहीं बचा है, अब ये कार्यक्रम खत्म करने का वक्त आ गया है, लेकिन ये चर्चा अभी चलेगी। अभी तो चुनाव आने हैं, उससे पहले सर्वे भी होंगे, विश्लेषण भी होंगे, मैथमेटिक्स भी होगी और केमिस्ट्री भी होगी। आज फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। और इस सर्वे का और ब्यौरा जानने के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, आप हमारी वेबसाइट firstpost.com पर जा सकते हैं और हमारे नए अखबार फर्स्ट पोस्ट का ओपनिंग संस्करण कल से खरीद कर पढ़ सकते हैं। 26 जनवरी से स्टैंड्स पर अवेलेबल है। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे और नीरज वाजपेयी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।